अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। खबर ये सामने आई, हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक तालिबान के दरमियान एक बार फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात का पहला मरहला अफगानिस्तान के पहले शहर खोस में पेश आया, जहां खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 40 बड़े उलमाओं ने शिरकत की। अब खबर ये सामने आई, इसके बाद कोई दूसरा मरहला भी शुरू हुआ है, मगर अभी हाल ही में वज़ीर दाखिला राना सल्लल्लाहु की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये पाकिस्तान के आइन और कानून की रोशनी में होंगे। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से एक रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने जो पेशकश थी कि पाकिस्तान के आइन के तहत जो मुज़ाकरात होंगे और उन्होंने मुस्तरद कर दी। उन्होंने ये लिखा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुजाहिदीन कभी भी हथियार डालकर सरेंडर नहीं होंगे, बल्कि शरीयत दुश्मन फौज और गुलाम सियासत खानदानों को सरेंडर करवाएंगे। इंशाअल्लाह दुश्मन के अगर मकासद मुज़ाकरात से भागना चाहते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे मुजाहिदीन को मुल्की जहाद करने का मौका मिलेगा, जो कि हमारे मुजाहिदीन की दिली आरज़ू है। ये उनका रद्द-ए-अमल सामने आया। और माजी में नजर डाली जाए तो हमारी पूरी एक हिस्ट्री रही है कि चाहे वो शकई मुआहदा हो या सवात अमान मुआहदा हो या मीरान शाह मुआहदा हो, हमने जब जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने की कोशिश की है, उन्होंने हमें पलट के वार किया है। APS का सानी आप लोगों के सामने है, उन्होंने किस तरह से हमारे बच्चों पे गोलियां चलाई, खून की होली खेली। सवाल यही पैदा होता है, जब हम हमारी पूरी एक हिस्ट्री रही है उनके साथ नाकाम मुज़ाकरात की, तो हमारे उनके साथ एक बार फिर मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं। बात करेंगे, मेरे साथ जनरल रिटायर तलत मसूद साहब मौजूद हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जनरल साहब। आपने सुना जो जी तहरीक तालिबान का जो रद्द-ए-अमल सामने आया है वज़ीर आला दाखिला राना सल्लल्लाहु के बयान पे कि हम किसी भी सूरत पे सरेंडर नहीं करेंगे, बल्कि हम अपना जो जहाद है जारी रखेंगे, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल सही है। इसमें दो राय हो ही नहीं सकती कि आप दस्तूर का या पाकिस्तान का जो कानून है उसकी आप खिलाफ वर्जी करें या आप एक आज़ादाना एक रियासत कायम करने की कोशिश करें या आप ऐसे अपने डिमांड्स दें जो कि बिल्कुल नाकाबिल कबूल हैं। तो मेरे ख्याल में ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है इसके मकासद जो हैं बड़े ख़तरनाक हैं और इनसे सिर्फ एक ही तरीके से इनके साथ डील किया जा सकता है और वो ये कि इनको फौजी तौर से इनका मुकाबला किया जाए। और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इन मामलात में बहुत उसको तजुर्बा भी है और आप देखेंगे कि एक हद तक ही पाकिस्तान जो है वो इसको टॉलरेट करेगा। इसके बाद आप अगर वो फिर भी अपनी बातों पर मुनहसर रहते हैं तो फिर आप देखेंगे कि मामलात जो हैं सिर्फ एक लिहाज से फौजी कार्रवाई से सही हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उनके जो मुतालबात हैं उनमें कोई यानी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप इसको मान सकें। मसलन ये कि ये कहना कि आप पाकिस्तान का दस्तूर बदल दें और पाकिस्तान और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो इल्हाक हुआ है ट्राइबल एरियाज का वो जो है आप उसको रिवर्स कर दें। भला बताइए कि फाटा जो है उस इलाके को फिर से वो ये चाहते हैं कि KP से उसका इल्हाक जो है वो ख़त्म हो जाए और एक इंडिपेंडेंट, ताकि इनको मौका मिले कि ये अपनी जो इनकी चालाकियां हैं या इनकी जो ख्वाहिश है या कि ये एक अपनी रियासत कायम करें, उसमें इनको आसानी होगी। तो जनरल साहब, हमें मुज़ाकरात की ज़रूरत क्यों पेश आई? हमने माजी में इनके खिलाफ इतने बड़े बड़े ऑपरेशन किए, रद्दुल फसाद, ज़रबे अब्ज़ जैसे। हमने जब इनको बुरी तरह से इनकी कमर तोड़ दी है तो हम इनके साथ मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? ये अक्टूबर से खान साहब की हुकूमत में ये शुरू हुआ था, उसके बाद ये अभी भी सिलसिला जारी है, तो हमें ज़रूरत क्या है इनके साथ मुज़ाकरात करने की? मेरे ख्याल में हुकूमत देख रही है कि क्या है क्या, और तालिबान की जो हुकूमत है अफगानिस्तान में, उन्होंने कहा है कि हम इनको एक लिहाज से सही रास्ते पर लगाएंगे, लेकिन आप इनसे बात ज़रूर कर लें। तो और चूंकि ये इनके साथ रहे हैं और इनके साथ मेरे ख्याल में स्ट्रगल भी की है, तो जो तालिबान की हुकूमत है ना अफगानिस्तान में, वो इनको पनाह देती है और वो इनकी हिमायत भी एक लिहाज से करती है और ये बड़ी गलत बात है। लेकिन पाकिस्तान ने आपको पता है तालिबान की हुकूमत को कहा है कि आप हरगिज़ इनकी हिमायत न करें, और बल्कि पाकिस्तान ने कहा है कि आपने इनको कैसे अपने इलाके में इजाज़त दी कि वो पाकिस्तान के इलाकों पर हमला करें, और अगर आप ये इसी तरीके से आपका इलाका इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और हम अफगानिस्तान में भी फिर कार्रवाई कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर तालिबान की हुकूमत ने काफ़ी इनको खींचा है, और लेकिन मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ मैं कि हरगिज़ इनको
یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے، یا ان سے مذاکرات ایک حد تک ہی ہو سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے اگر کوئی اقتصادی اور معاشی معاملات ہیں جن پر آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی کے حالات وہاں کے لوگوں کے بہتر کر سکتے ہیں، تو ایک آپ سیاسی جماعت کی طور سے آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے بازو کے زور پہ یا آپ یہ سمجھیں کہ ہم پاکستان پر حملہ یا فوج سے لڑائی کر کے کچھ چیز حاصل کریں گے، تو آپ کو بڑی غلط فہمی ہے۔ تو جنرل صاحب، میں آپ نے بری بات کی، ہم نے ماضی بھی اپنی ہسٹری پر نظر ڈالیں، وہ میران شاہ امن معاہدہ ہو یا سوات امن معاہدہ ہو یا کوئی شقی معاہدے کی صورت میں ہو، ہم نے ان کے ساتھ بار بار جو ہے مذاکرات کی کوشش کی ہے۔ ان کی کچھ ڈیمانڈز ایسے سامنے آتی ہے کہ ہمارے لوگوں کو رہا کر دیا جائے۔ ہم نے جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں ان کے کچھ لوگ بھی رہا کیے تھے، جو بیت اللہ محسود کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، مگر سر دے فائٹ بیک، انہوں نے ہمیشہ ہم پہ حملہ کیا ہے۔ تو سر اس بار آپ کو کیا لگتا ہے، اگر افغان طالبان کی جو حکومت ہے ان کے ساتھ کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے ان کو شامل کر کے اس میں؟ کوشش تو پاکستان کی یہی ہے، اور میرے خیال میں افغانستان کے طالبان حکومت سے یہی توقع ہے کہ پاکستان نے طالبان کی حکومت کو اتنی امداد دی اور اس قدر اس کی حمایت کی، اور آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان اتنا خوش تھا کہ ایک لحاظ سے افغانستان میں امن آیا ہے، تو وہ تو الٹا ہی ہو رہا ہے۔ یعنی جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر مسلسل حملے ہوتے ہیں، بارب وائر فینس جو ہے اتنی کئی جگہوں سے اس کو انکلوڈ کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ میرے خیال میں طالبان کی حکومت کو اس کا جائزہ لینا چاہیے، اور ان کے اوپر ان کو دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ کچھ حد تک تو انہوں نے ڈالا ہے، لیکن ان کو بالکل ایک لحاظ سے یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اسی طریقے سے ہے کہ ہم پاکستان میں کچھ گروپس کو اجازت دیں کہ وہ افغانستان کے اوپر حملہ کریں اور طالبان کی حکومت پر حملہ کریں۔ یہ کوئی مطلب یہ کہ ایگزیکٹلی یہی پوزیشن ہے کہ افغانستان کی حکومت نے ایک لحاظ سے ڈھیل دی ہوئی ہے ان کو، اور ان کا فرض بنتا ہے خاص طور سے جس طریقے سے پاکستان نے طالبان کی مسلسل نہ صرف ماضی میں حال میں بلکہ مستقبل میں بھی ان کو امید ہونی چاہیے کہ پاکستان کے علاوہ ان کا کوئی خاص دوست بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو جنرل صاحب، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے ایک گروپ موجود ہے بلوچستان میں جس کو بلوچستان لبریشن آرمی کہتے ہیں، بلوچستان نیشنل آرمی کہہ لیں، وہ سب سر وہ بھی حملے کر رہے ہیں ہم پہ، وہ آزاد پسند لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں بلوچستان کو الگ ریاست بنا دیا جائے۔ تو سر اگر ہم ان کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں تو سر ان فیوچر ان کو بھی تو یہ کانفیڈنس آ جائے گا نا، ایسے سندھ میں سندھ ریولیوشنری آرمی والے ہیں کہ ہم سے ہی مذاکرات کریں گے، ہم اپنے حملے جاری رکھتے ہیں پاکستانی قوم یا پاکستانی فوج یا پاکستانی حکومت پہ دباؤ بنا کے۔ جی بالکل، دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ بلوچستان کے حالات مختلف ہیں اور یہاں کے حالات مختلف ہیں۔ بلوچستان چونکہ ایک بہت بڑا پروونس ہے، 44% جو پرسنٹ حصہ ہے پاکستان کا وہ بلوچستان ہے، وہاں کی آبادی صرف 2% ہے، اور وہاں کا علاقہ جو ہے گنجان ہے، اور وہاں کے لوگوں کو جس قسم کی رعایت اور فیسلٹیز ہونی چاہیے تھی وہ ان کو نہیں ملی ہیں۔ اس کی وجہ سے کچھ ان کے جو مسائل ہیں وہ واقعی میں ایسے ہیں جن کو ایڈریس کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ تو اگر ان سے بات چیت ہو سکتی ہے اور معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے جسے کہتے ہیں مین سٹریم میں لانا بہت ضروری ہے، اور ان کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ یہ بلوچستان میں آپ جمہوری لحاظ سے آپ حکومت کے اندر آنے کی کوشش کریں، آپ الیکشنز میں حصہ لیں، بجائے اس کے کہ آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جس سے کہ حکومت کو ایکشن لینا پڑتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کے حالات بالکل ہی مختلف نوعیت کے ہیں۔ تو سر میں وہی بات کر رہا ہوں کہ لاسٹ پرائم منسٹر عمران خان صاحب، ایکس پرائم منسٹر اپوائنٹڈ شاہزین بگٹی ٹو ڈیل ود دی اینٹی ملیٹنٹ گروپس ان بلوچستان، بس سر آئی تھنک وہ بھی فیل ہوئے، اس لیے وہاں سے کچھ ڈیمانڈ ایسی سامنے آتی ہیں جو وہاں کے ملیٹنٹ گروپس ہیں، ان کے بیانات آپ دیکھیں کہ بلوچستان کو الگ ریاست بنا دیا جائے۔ تو سر ان صورت میں ہم بات چیت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ جو گروپس ہیں نا جو کہتے ہیں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان سے نہ کریں، لیکن جو دوسرے آخر بلوچ بھی ہیں، دیکھیے بلوچستان کو آپ اسی طریقے سے ٹریٹ کریں جس طریقے سے تین ادر صوبے ہیں ان کو کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں کا جیسے میں نے کہا علاقہ بہت بڑا ہے، وہاں کے لوگوں
के मसाइल जो है ज़रा मुख्तलिफ किस्म के हैं, और फिर ये सी पैक वगैरह की वजह से कुछ एरियाज में डेवलपमेंट हुई है, और इसमें उनका ये ख्याल है कि उनको जिस तरीके से मुलव्वस करना चाहिए था, उनको साथ लेकर चलना चाहिए था, वो नहीं किया गया और एक तरीके से ये मुसल्लत किया गया। तो उनको ये गलत फहमी है, ये गलत फहमी को भी दूर करने की ज़रूरत है, और वो इसी सूरत में हो सकती है जब आप उनसे बातचीत का सिलसिला करें। तो आप ये और वो पैरेलल नहीं है, ये एक किस्म के मसाइल नहीं है कबायली इलाकों के और बलूचिस्तान के, लेकिन दोनों मसाइल जो हैं हल हो सकते हैं। उनको सही अगर हम इस्तेमाल करें, अपनी पॉलिसीज को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें। तो सर लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो सर अभी हमारे टीटीपी के साथ नेगोशिएशंस चल रहे हैं, अगर हमारे इनके साथ जो मुज़ाकरात हैं वो फेल होते हैं तो सर ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा? इसलिए राइज ऑफ टेररिज्म हमारी कंट्री में रहा है, हम हिस्ट्री देखें रिसेंटली नौचकी और पंचकोर वाले अटैक हो, इसके अलावा कराची में जो बम ब्लास्ट हुए रिसेंट, तो सर एक हुकूमत को एक और चैलेंज आ जाएगा टीटीपी की सूरत में सामने। तो सर हाउ कैन डील गवर्नमेंट विद दिस सिचुएशन? देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप अगर तहरीक के तालिबान बात नहीं मानते हैं और अपनी मनमानी जो चाहते हैं करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के दस्तूर की खिलाफ वर्जी करना चाहते हैं, तो फिर तो पाकिस्तान को एक्शन लेना पड़ेगा, और पाकिस्तान की फौज जो है वो बिल्कुल टॉलरेट भी नहीं करेगी, ना हुकूमत टॉलरेट करेगी, तो उनके खिलाफ एक्शन फिर लेना पड़ेगा। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ के जो मसाइल हैं उनको भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए केपी जो है अब एक बहुत बड़ा प्रोविंस हो गया है, जिसमें भी कबायली इलाके थे साथों के साथ उनको इंटीग्रेट कर दिया गया है, उनको मुंसलिक कर लिया गया है, उनका इलाक हुआ है। तो वो इलाक से काफ़ी मसाइल जो हैं वो बढ़े हैं, तो वो मसाइल के ऊपर भी उसको भी एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। हम लोग जो हैं ये नहीं समझते, हम हर चीज़ को फौजी कार्रवाई की तरफ जाना चाहते हैं। हमें देखना चाहिए कि वहाँ के लोगों को उसी तरीके से उनके हालात होने चाहिए जैसे नॉर्मल दूसरे पाकिस्तान के हिस्सों में है, और उनके साथ तो बड़ा काफ़ी निगलेक्ट किया गया है वो इलाका, और नज़रअंदाज किया गया है कई बरसों तक। तो अब उसको एक बल्कि स्पेशल स्टेटस देकर उसको और ज़्यादा उसकी इक़्तिसादी और माशी हालत तेज़ी से बढ़ाने की और ज़्यादा उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नाज़रीन, ये काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए, जो तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात हमारी हुकूमत के चल रहे हैं उसको किस तरह से डील किया जाए, और उनके साथ साथ जो है एक चैलेंज हमारी हुकूमत के लिए सामने होगा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब के लिए कि इस गवर्नमेंट को कैसे निपटा जाए, ये जितना बड़ा चैलेंज उनके सामने। इसलिए तहरीक तालिबान की जानिब से दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया है, वो हथियार किसी सूरत नहीं डालेंगे और वो मुज़ाकरात पे यकीन नहीं रखते, वो सिर्फ शरीयत की रोशनी में उस मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं, और इसके अलावा अगर ये उनसे तवक्को की जा रही है कि वो हथियार डाल देंगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी फ़ौज के आगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। प्रोग्राम में छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद इनके बलदियाती इंतखाबात पे बात करेंगे। मेरे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। कल सिंध के 14 अजला में बलदियाती इंतखाबात का मार्का सजा, मगर हैरानी की बात यह है वहाँ पे वही हालात हमें देखने को मिले जिस तरह से हमने कराची के जो ज़िमनी इंतखाबात हों वो हालात हमें नजर आए। कल सारा दिन सिंध में गोलियाँ चलती रहीं, तकरीबन बहुत बुरी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, तकरीबन 3 लोग अपनी जानों से गए और मुताबिक लोग जख्मी हुए। सारा दिन बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं जतोई फैमिली पे कल फायरिंग हुई सिंध में। इसके अलावा पीपल्स PTI के एक उम्मीदवार के भाई अपनी जान से गए। यानी वही सवाल अपनी जगह बरकरार है। अभी जो आने वाले दिनों में 15 जुलाई को पंजाब में बहुत बड़ा ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहा है, इसके बाद कराची में एक कहने 245 पे ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहा है। इस वक्त कराची में जो बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट यहाँ पे हमें बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो माना कल पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ी बढ़तरी हासिल हुई, काफी ज्यादा उन्होंने सीट्स वहाँ पे हासिल की, मगर सवाल अपनी जगह बरकरार है। सीट तो आप लोग हासिल कर रहे हैं, मगर जो तहफ़्फ़ुज़ देना काम आप लोगों का है, लोगों को जो वोट डालने चले हैं, जब आपका वोटर ही महफूज नहीं है जो वोट डालने जा रहा है, तो हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि आप हमारे मुल्क में और बेहतरी के लिए काम करेंगे, सूबे में बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो बात करेंगे, मेरे सीनियर सहाफ़ी रफीक भुट्टो साहब मौजूद है। भुट्टो साहब, कल आपने भी देखा कि सिंध में जो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, माना कल पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ी बढ़तरी हासिल हुई, मगर जो लोग कल मरे, जो लोग कल जख्मी हुए, तो सर इसका क्या चैलेंज नहीं है सिंध गवर्नमेंट के लिए?
جی بالکل، گورنمنٹ کے لیے چیلنجز ہیں. آپ نے دیکھا تھا کہ کراچی کے کورنگی کے NH-240 کے الیکشن میں جس میں صرف 8% ٹرن آؤٹ تھا، وہاں پہ سیاسی جماعتوں نے کس طرح ہلا گلا کیا اور کس طرح وائلنس کریٹ کیا. اس کے بعد کل 26 جون کو جو سندھ کے 14 اضلاع میں 4 ڈویژنس میں لوکل باڈی الیکشنز ہوئی ہیں، جس میں ڈسٹرکٹ کاؤنسل، یونین کاؤنسل، یونین کمیٹی، میونسپل کمیٹی اور 4 میونسپل کارپوریشن، جس میں 2 جو ہیں نواب شاہ اور میٹو خاص نئے میونسپل کارپوریشن انٹروڈیوس ہوئے ہیں، ان کے الیکشن ہوئے. اس میں بھی کافی جو ہے وہ ایک تو الیکشن کمیشن کی طرف سے کافی بدنظمی تھی، ووٹر لسٹ کمپلیٹ نہیں تھی، سیریل نمبر نہیں تھے، انتخابی نشان غلط تھے، اور جو امیدوار تھے ان کے نام غلط تھے. تو یہ کافی آئی، اور جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کو کوئی 20 کے قریب جو انتخابی حلقے ہیں ان کو وہاں الیکشن ملٹری کرنا پڑا. اب وہاں دوبارہ الیکشن ہوگا جس میں 10 پولنگ اسٹیشن صرف نواب شاہ کی ہیں. کل آپ نے یہ بھی دیکھا کہ گڑی کھیرو کی ٹاؤن کمیٹی کے الیکشن میں نادرا کا کمال اور ووٹر لسٹ کا کمال، دو ووٹر آئے جن کو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو پریزائڈنگ آفیسر تھے انہوں نے کہا کہ آپ تو بھئی مردہ ہیں، آپ تو ہمارے ریکارڈ کے مطابق مر چکے ہیں، اور آپ کیسے ووٹ دینے آئے. اور ان کا ووٹ کاسٹ ان کو نہیں ہونے دیا گیا، حالانکہ ان کے پاس شناختی کارڈ اور ویلڈ ڈاکومنٹ ووٹ دینے کے لیے جو بھی ہوتا ہے قانونی وہ بھی تھے. تو اس طرح کے معاملات چلے. کرنکوٹ اور کشمور میں جو ہے ایک پولنگ اسٹیشن پہ ڈاکوؤں نے دھاوا ڈالا اور 8 پولنگ سٹاف کو یرغمال کر کے لے کے گئے. پھر وہاں پہ SSP کشمور امجد شیخ پہنچے اور انہوں نے مداخلت کر کے ان کو رہا کروا کے پھر دوبارہ پولنگ اسٹیشن شروع کروائی. تو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جو کہ الیکشن کمیشن اور حکومت کے لیے بڑے چیلنج ہے. اور آج اس سلسلے میں IG پولیس اور وزیر اعلیٰ نے الگ الگ اجلاس بھی کیے ہیں، اور جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آنے والے جو انتخاب ہیں، جیسے کہ کراچی میں NH-245 عامر لیاقت حسین کی جو سیٹ خالی ہے اس پہ انتخاب ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر حیدرآباد اور کراچی ڈویژن کی جو 16 اضلاع ہیں اس میں بلدیاتی انتخابات ہونے، جو کہ دوسرا اور آخری مرحلہ ہوگا. تو اس طرح یہ بڑی چیلنج ہے کہ اس میں امن امان وہ کیسے قائم کر سکتے ہیں اور اس کے لیے وہ کیا میکینزم تو بھٹو استعمال صاحب یہ کل کرتے میں ہیں. نے دیکھا، کل پیوس پاٹی کو کل بھاری کامیابی حاصل ہوئی، بہت زیادہ سیٹیں انہوں نے توقع کے سے زیادہ سیٹیں وہاں پہ حاصل کی. سر یہ ریزن کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ کی کارکردگی دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے سندھ میں کبھی کبھی کتے کے کاٹنے کی ویکسین تک تو ہے نہیں، مگر الیکشن وہ ایسے سرپرائز کر دیتے ہیں کہ سب پیپلز شاک ہو پارٹی جاتے کے ہیں. جو سربراہ ہیں سابق صدر آصف زرداری کا بڑا کمال ہے. آصف زرداری اپنی والدہ کی جو تربیتیں وصول کر رہے تھے، ان کا انتقال ہوا تھا ان کی والدہ کا، تو وہ اپنا ووٹ نواب شاہ میں ہوتے ہوئے بھی کاسٹ نہیں کر سکے. اس طرح وزیر خارجہ اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی کل ووٹ لاڑکانہ میں اپنا کاسٹ نہیں کر سکے تھے اور وہ کراچی میں تھے. تو ایک وجہ تو ان کی مفاہمتی پالیسی ہے کہ سب لوگوں کو انہوں نے پیپلز پارٹی میں جمع کیا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے اپوزیشن جو ہے وہ بہت ویک ہے. حالانکہ کل 8 پارٹیز جو ہیں جس میں MQM، تحریک انصاف، GTA، قوم پرست، یونائٹڈ پارٹی، قومی عوامی تحریک، انہوں نے اس بات کو چیلنج بھی کیا کہ جی الیکشنز میں بڑی گڑبڑ ہوئی ہے اور ان الیکشنز کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جائے، الیکشن دوبارہ کرائے جائیں. لیکن دوبارہ الیکشن ہونے کے چانسز تو کم ہیں، کیونکہ 90% سیٹیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے جیتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ JUI ہے، اور اس کے بعد پھر GD ہے، اور اس کے بعد تو پھر سر یہ جو آزاد امید ہے. اتحاد ہوا تھا JUI فے اور PTI کا، سر وہ تو کل اتحاد بری طرح ناکام نظر آیا. ایک طرف تو خان صاحب باتیں جی کرتے ہیں کہ بالکل، ہم لاڑکانہ میں سندھ میں حکومت بنا کے دکھائیں گے، مگر نہیں، بالکل PTI GTA اور JUI کا تھا اتحاد جو کہ بری طرح ناکام ہوا. اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ جی مولانا راشد محمود سمرو جو کہ JUI کے سندھ کے لیڈر ہیں، وہ بھی اپنی پولنگ ہار گئے. اسی طرح کچھ علاقوں میں یہ اتحاد کامیاب ہوا ہے جو کہ انڈیویجل کے ساتھ تھا.
लखी गुलाम शाह जो कि शिकारपुर की तहसील है और खानपुर जो भी शिकारपुर की तहसील है, वहाँ पे लोकल फ्यूडल्स और इंडिविजुअल्स के साथ JUI ने इत्तेहाद किया था, तो वो उन्होंने इलेक्शन जीती है और वहाँ पे उन्होंने अक्सरियत हासिल की है और दोनों टाउन कमेटी उनकी मुश्तरका चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आ तो सर सकते कल हैं। मैं देखा कल आज़ाद उम्मीदवार ने काफ़ी ज़्यादा सीट हासिल करी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव था कि बहुत ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार यानी तीसरी पोजीशन आज़ाद उम्मीदवारों ने हासिल की है कल के पूरे इंतखाबात में। ये सूरत हाल को आपने कैसे देखा? जी बिल्कुल, आज़ाद उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में इस मरतबा आए हैं और उनका कहीं न कहीं झुकाव होगा, लेकिन अब पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर रही है कि उन तमाम आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते करे। उसके लिए वज़ीर आला और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कमेटीज भी कायम की हैं और जो कि उनसे अब रुजू करेंगी और कोशिश करेंगी कि आज़ाद उम्मीदवारों को पीपल्स पार्टी की हिमायत में उन्हें पीपल्स पार्टी में शामिल किया जाए, जिसके लिए एक मूव भी शुरू हो चुकी है। तो सर लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, NA 245 में आपने बात की कराची में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो सर आपके पास क्या इत्तला पीपल्स पार्टी की जानिब से कौन उम्मीदवार होगा यहाँ पे? इससे काफी बड़ी सीट है ये बहुत बड़ी सीट है और अब देखें नॉमिनेशन दाखिल हो रहे हैं और आज अपना बड़े दुख में होते हुए जिनकी अपनी ग्रेट मदर इंतकाल कर गई थी, डॉक्टर फारूक सत्तार, उन्होंने भी आज नॉमिनेशन दाखिल करवाया है और वो बड़े पोटेंशियल कैंडिडेट होंगे इस सीट पे। लेकिन अब MQM उनके मुकाबले में और पाक सरजमीन पार्टी उनके मुकाबले में कौन ला रही है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 1-2 दिन में अभी नॉमिनेशन दाखिल होने हैं, तो देखते हैं कि तो कौन नॉमिनेशन पीपल्स पार्टी को फायदा हो सकता है कि MKM का वोट बैंक देखा जाए तो 4 हिस्सों में तकसीम नजर आएगा, तो जो कैंडिडेट होगा उनके अगेंस्ट वो काफी ज्यादा फायदे में रहेगा। देखिए इस हल्के में पीपल्स पार्टी का वोट बहुत कम है और ये हल्का बहुत वसी है और ये एंटी पीपल्स पार्टी वोटर्स पर मुश्तमिल है, तो पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट तो जरूर लैंड करेगी, एक तजुर्बा करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी यहाँ से कामयाब हो सके। कोरंगी वाली सीट थी, वहां पे भी देखे टर्न आउट 8% होते हुए भी पीपल्स पार्टी ने तरफ 4000 के करीब वोट लिए हैं और 8000 पे MQM का उम्मीदवार कामयाब हो गया है, जो कि सिर्फ 65 वोट उन्होंने तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट से ज्यादा लेकर विनिंग हासिल की है। तो इस सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी के इस NA 245 में जीतने के इम्कान हैं। ये सीट उर्दू स्पीकिंग का कोई कैंडिडेट ही जीतेगा और एंटी पीपल्स पार्टी ये सीट जाएगी। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नाज़रीन, Thank ये you. हमने देखा कि कल पूरा सिंध में जो इंतखाबात होते रहे, तो कल बहुत बुरी सूरत हाल रही सिंध में इंतखाबात की। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात की, यासीन गवर्नमेंट की कारकर्दगी की बात करी जाए, इलेक्शन कमीशन की बात की जाए, तो कल सब नाकाम नजर आए। जैसे रफीक भुट्टो साहब ने बताया कि उम्मीदवारों के जो इंतखाबी निशान है वो गलत प्रिंट हुए थे, नाम प्रिंट हुए थे, काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा। मैं वही बात बार बार कर रहा हूँ कि 15 जुलाई को जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हैं और फिर जो कराची में इंतखाबात होने जा रहे हैं और जो कराची के बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा सिंध गवर्नमेंट के लिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए कि इस सूरत हाल को कैसे निपटा जाए। इसलिए गोलियां कल वहाँ पे भी चलती रही, यानी 240 में भी गोलियां चलती रही। और कल मेरी कोशिश ये होगी कि सिंध के जितने उम्मीदवार जीते हैं उन सबका मौके आपके सामने रखा जाए, जो हारे हैं कि कहीं ना कहीं बात की जा रही है कि धांधली हुई। तो कल कोशिश करूंगा JUI, FE, GDA, पीपल्स पार्टी, MQM जितने उम्मीदवार थे कल अपने प्रोग्राम में बिठाऊं। प्रोग्राम पसंद है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। डेट्स ऑल फॉर टुनाइट।